अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है। आज हम एक खुशगवार मौत किताब का जो कि एल्बर्ट कैमू की ये हैप्पी डेथ बुक का उर्दू तर्जमा है, उसका 7वां बाब पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पेट्रस और कैथरीन ने अपने चबूतरे पर खुले आसमान तले सूरज की रोशनी में बैठे नाश्ता किया। कैथरीन नहाने के बाद मुख्तसर लिबास में मलबूस थी और लड़का जैसा कि मरसा के दोस्त उसको पुकारा करते थे, निक्कर पहने बैठा था। गले में रुमाल बांधा हुआ था। वो नमकीन, टमाटर, आलू, सलाद और शहद खा रहे थे और फलों की अच्छी मिकदार वहां मौजूद थी। उन्होंने आड़ू को बर्फ में ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। अंगूर का रस भी निकाला हुआ था। सूरज की तरफ मुंह करके वो मजे से रस पी रहे थे। वो धूप के मजे ले रहे थे ताकि उनकी फीकी सफेद रंगत सुर्खी माइल हो जाए। वो एक दूसरे के जिस्म से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। कैथरीन औंधी होकर लेटी हुई थी और नहाने के बाद मुख्तसर लिबास बिकनी को अपने कूल्हों से नीचे खींचा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि ये बेहयाई तो नहीं नहीं है ना? नहीं, लड़के ने बगैर देखे कहा। उसके जिस्म के मसाम मरतूब हो रहे थे। उससे नींद सी आने लगी। कैथरीन मस्ती में आह कर रही थी। वाओ, मजे आ रहे हैं, वो खुमार जदा आवाज में कह रही थी। उसका ये घर एक पहाड़ी के टीले पर बना हुआ था। सामने समंदर था। ये इलाके में 3 तालिबे इल्मों का घर के नाम से मशहूर था। जैतून के दरख्तों से घिरा एक पहाड़ी रास्ता घर को जाता था। 4 दीवारियों पर मंचलों ने बेहुदा तस्वीरें और सियासी नारे लिखे हुए थे। देर तक सूरज में लेटे बैठे रहने के बाद वो पसीने में नहाए सीढ़ियों से चढ़कर और ऊपर पहुंचे। वो इस मुकाम को दुनिया से बुलंद घर कहते थे। ये घर चारों तरफ से पूरे इलाके का नजारा पेश करता था। ऐसा लगता था जैसे वो जमीन पर तामीर शुदा मकान नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ कोई हवाई गुब्बारा हो जो आसमान और जमीन के दरमियान झूल रहा हो और बुलंदी से जमीन के अतराफ का नजारा पेश कर रहा हो। नीचे पहाड़ी टीलों पर सफेद और जैतून के दरख्तों का झुंड अजीब गहरी हरियाली का दिल फरेब मंजर पेश कर रहा था। ये मौसम रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों का था। हर सू बहार ही बहार छाई हुई थी। ऐसे बुलंद मुकाम पर रहते हुए इस मकान के हर मकीन को अपनी अहमियत का अंदाजा था। घर में रहायश पजीर चारों अशखास को अपनी हैसियत का अंदाजा था। हर बंदा अपनी अपनी जगह मोतमिन और अपने मुकाम को समझते हुए एक दूसरे के साथ समझौते के साथ रह रहा था ताकि हर एक अपनी जगह खुश व खुरम रहे। पेट्रस अपनी कोई खास राय नहीं रखता था। कैथरीन को अक्सर बरहरा रहने का मकसद या फायदा ये महसूस होता था कि जैसे इस पर कोई पाबंदी नहीं, वो अपनी सोच और अंदाजे जिंदगी में आजाद है। वो लड़के के गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चबूतरे पर खुले आसमान तले नंगी हो जाती थी। रात के खाने पर वो फख्र से कहती कि मैं दुनिया के सामने बेलिबास थी। मरसा तंजिया कहता कि हाँ, औरतें कुदरती तौर पर घटिया जज्बात को अच्छे ख्यालात पर तरजीह देती हैं। कैथरीन इस पर एतराज करती। वो अपने आप को ज़हीन समझती थी। रोज और क्लेयर हम आवाज होकर कहती, खामोश रहो कैथरीन, तुम गलत हो। किसी न किसी तरह ये समझ लिया गया था कि कैथरीन हमेशा गलत सोचती है। सिर्फ कैथरीन ही नहीं बल्कि हर कोई एक दूसरे के बारे में ऐसी ही राय रखता था। कैथरीन को इस बात का दावा था कि वो कुदरती मनाजर, दरख्त, हवा, पानी की खुफिया जुबानों को समझती है। उसके लिए अपने इंसानी जिस्म के साथ हैवानी ख्वाहिशात ही सबसे बेहतरीन बात है। क्लेयर कहती थी कि उसके खाने की बेतहाशा ख्वाहिश भी हैवानी है। इन्हीं सोचों के साथ वो सब बाहर धूप नापते बैठ जाते और खामोश रहते। आदमी ही आदमी का दुश्मन है। दुनिया ने इनको एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। जैसे रोज, क्लेयर, कैथरीन और पेट्रस एक साथ रह रहे हैं, हंस बोलकर दोस्ती का इजहार करते हैं। वो दरअसल एक दूसरे के साथ चाल चल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। समंदर और आसमान के दरमियान रहते हुए वो अपने अपने मकसद के तहत जी रहे हैं।
इसी रोजमर्रा के शबो रोज के दरमियान कभी कभी इनकी पालतू बिल्ली भी इनके इसी खेल में शामिल हो जाती। बिल्ली इनके दरमियान उछलती कूदती, उसकी सब्ज आंखों में तजस्सुस का निशान था। वो दीवानावार उछलती कूदती और रोशनी और साये का पीछा करती। बिल्ली की इन हरकतों से वो बहुत खुश होते और हंसते बेहाल हो जाते। उसके घुंघराले बाल उसकी आंखों पर लगे गोल शीशे वाले चश्मे पर आ जाते। फिर बिल्ली इसकी गोद में आकर बैठ जाती, खास तौर पर इसी की गोद में। रोज इसके रेशमी बालों में अपने हाथ फेरती रहती। रोज को इस अमल से एक तरह से अजीब सी तस्कीन मिलती थी, जिंदगी से फरार, बिल्कुल इसी तरह जैसे कैथरीन को बरह ना होकर क्लेयर दूसरी काली बिल्ली को पसंद करती थी। ये काली बिल्ली खाती बहुत थी, इसी वजह से खूब फरबा थी, बदसूरती की हद तक। क्लेयर कहती कि खूबसूरत वजूद को बदसूरत होने का कोई हक नहीं, मगर रोज मुदाखलत करती और कहती कि तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं। खाओ, खूब खाओ, मेरी प्यारी बच्ची। फिर दिन का उभरा सूरज शाम को ढलने लगा। पहाड़ों पर, समंदर पर अंधेरा छाने लगा। वो हंसते रहे, एक दूसरे को छेड़ते रहे, मंसूबे बनाते रहे। कभी कभी मरसा हैरान होता इस दुनिया से जो उन्होंने अपने गिर्द बना रखी है, दोस्ती और भरोसा। दुनिया से बुलंदो बाला ये घर वो कहते थे कि सिर्फ वक्ती मुसरत के लिए नहीं, बल्कि दायमी ख्वाहिश के लिए। मरसा समझता था कि ये सही है, क्योंकि जब रात होती थी तो इनके अंदर खतरनाक हद तक नफसानी ख्वाहिश जन्म ले लेती थी। आज सुबह आफताबी गुस्ल के बाद कैथरीन अपने दफ्तर चली गई थी। मेरे प्यारे पेट्रस, रोज ने अचानक आते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। लड़का मरसा बाहर टेरेस पर एक सोफे में धंसा हुआ था। उसके हाथ में कोई जासूसी नावल था। कहो मेरी जान रोज, मेरे कान तुम्हारे लिए हल्के बगोश हैं। आज बावर्ची खाने में तुम्हारी बारी है। बहुत खूब, पेट्रस ने बगैर उठे जवाब दिया। रोज ने अपने बस्ता में लंच के साथ लेवसी की बोर कर देने वाली तारीख की तीसरी जिल्द भी ठूंस रखी थी। पेट्रस ने दाल पकाने का सोचा और बावर्ची खाने में 11 बजे तक रहा। पहले उसने दाल उबालने के लिए रख दी, फिर फ्राई पैन में कुछ तेल डाला और एक प्याज कुतर कर डाल दी ताकि वो भुनकर सुर्ख हो जाए। फिर उसने टमाटर भी काट कर डाल दिए। बिल्लियों को इसने कोसा, जो इसके इर्द गिर्द भूख से मंडला रही थी। कैथरीन 11:15 बजे वापस आई और आते ही नहाने के लिए घुस गई, फिर धूप में बैठ गई। वो सबसे आखिर में खाने की टेबल पर आई। रोज ने कहा, कैथरीन तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो। इसी दौरान क्लेयर हाँफते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची, सूंघते हुए कहने लगी, तौबा, फिर वही दाल। मुझे मालूम है क्लेयर तुम गाढ़ी क्रीम के शौकीन हो, मरसा ने कहा। मरसा बिल्कुल सच कह रहा था। रोज ने बुलंद आवाज में कहा, जो अभी अभी आई थी, चलो आओ सब खाना खाने बैठ जाओ। मरसा ने सबको दावत तोआम दी। वो हमेशा बावर्ची खाने में खाना खाते थे। ये बावर्ची खाने के साथ साथ एक आम कमरा था। इन चारों का बेशतर वक्त खाने के अलावा भी यहाँ गुजरता था। कैथरीन अपने दफ्तर का जिक्र अक्सर लेकर बैठ जाती, तो रोज उसे डांटती कि तुम अपना दुखड़ा हमारे सामने मत रोया करो। जब क्लेयर के खाना पकाने की बारी आती तो वो अपने पकाए हुए खाने को चख कर कहती, वाओ, कितना मजेदार है। मरसा अपने वकार को कायम रखते हुए खामोश रहता, मगर बाकी सब खिलखिलाकर हंस पड़ते। पर कैथरीन अपना रोना रोती रही कि कोई उसके ऑफिस जाकर इतने लंबे वक्त की शिकायत करे। नहीं, ये नहीं हो सकता, रोज ने कहा, क्योंकि तुम ही तो हो जो काम करती हो। कैथरीन फिर बाहर जाकर धूप में लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद सब बाहर आ गए। कैथरीन के नरम बालों को छूते हुए क्लेयर ने चमक कर कहा, इस बच्ची को किसी मर्द की जरूरत है। इस घर में यह आम बात थी कि हर कोई कैथरीन को ही निशाना बनाता था। वो अक्सर कहती, वो अब ज्यादा उम्र की हो रही है, मगर कोई उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता। रोज कहती, बेचारी कैथरीन, उसे कोई मोहब्बत करने वाला चाहिए। फिर वो सारे धूप नापते बैठ गए। कैथरीन, जो कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी, अपने ऑफिस के बारे में गप्पे सुनाने लगी कि उसके ऑफिस की मेड मोजेल,
جس کے لمبے اور سنہری بال ہیں اس کے جلد ہی شادی ہونے والی ہے۔ وہ لمبوتری سب سے مشورہ کرتی پھرتی ہے کہ وہ 30 سال کی ہے۔ روز نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، چپ کرو، ہم سب اب لڑکیاں نہیں، عورتیں ہیں۔ اگلے اتوار کو کچھ مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس روز کلیئر کی باورچی خانے میں باری تھی۔ روز نے سبزی کاٹی اور کھانے کی میز کو سجایا۔ کلیئر نے سبزی چولہے پر چڑھا دی اور کتاب پڑھنے بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی اٹھ کر پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر پکی سبزی کا معائنہ کر لیتی۔ گھر کا کام کاج کرنے والے عرب لڑکی مینا آج نہیں آئی تھی۔ 1 سال میں یہ اس کا تیسرا سوتیلا باپ تھا جو اس نے کھویا تھا۔ روز نے گھر کی صفائی ستھرائی کی۔ ایلن پہلی مہمان تھی جو آئی۔ مرسا نے اسے منہ پھٹ کا خطاب دیا ہوا تھا۔ تم مجھے ایسا کیوں سمجھتے ہو؟ ایلن مرسا سے پوچھتی تھی تو وہ جواب میں کہتا کہ کسی شے کی اصلیت اور سچائی تمہارے لیے پریشان کن ہوتی ہے۔ کیا سچ صرف کڑوا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا؟ بہرحال ایلن دل کی اچھی تھی۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ جب وہ پہلی مرتبہ اس دنیا سے بلند گھر میں آئی تو اسے آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس گھر کے رہائش پذیر لوگوں سے سحر زدہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کھلے دل کے لوگ ہیں، کچھ پچیدہ نہیں رکھتے۔ یہی سوچتے ہوئے جو بھی کچھ اس کے دل میں آتا تھا بغیر کسی جھجک کے کہہ دیتی تھی، اور وہ لوگ کہتے، ایلن تم بے وقوف ہو، جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہو۔ ایلن دوسرے مہمان نویل کے ساتھ کچن میں آئی۔ نویل ایک سنگ تراش تھا۔ وہ آتے ہی کیتھرین سے ٹکرایا جو ہمیشہ اسے اول جول تھی۔ اس وقت وہ بے ڈھنگے پن سے فرش پر لیٹی ایک ہاتھ سے انگور کھا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے دہی پھینٹ رہی تھی۔ روز نے بڑا سا نیلے رنگ کا ایپرن پہنا ہوا تھا۔ وہ دلچسپی سے بلی کو دیکھ رہی تھی جو للچائی ہوئی نظروں سے اپنی زبان منہ پر پھیر رہی تھی کہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ روز نے ہنستے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جانور کو اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ہاں، کیتھرین نے قدرے غصے میں کہا، اس بلی نے اپنا آج کا کام کر دکھایا ہے۔ صبح ہی وہ چھوٹا ہرا لیمپ اور ایک گلدان توڑ چکی ہے۔ ایلن اور نویل نے اپنے آپ کو مہمان جتانے سے پہلے کسی کو تکلیف دیے بغیر خود ہی بیٹھ گئے۔ کلیئر آئی اور اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور چولہے پر پکتے ہوئے سالن کو چکھا۔ کھانا تیار تھا مگر آج مرسا کو دیر ہو گئی تھی۔ پھر جب وہ آیا تو بہت موڈ میں تھا۔ وہ ایلن سے کہنے لگا، آج تو مزہ آ گیا۔ ابھی آتے ہوئے بڑی حسین لڑکیوں سے سامنا ہوا۔ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ لڑکیاں مختصر لباس پہننے لگی ہیں، باریک چھلکنے والا۔ میرا تو دل مچل گیا اور ایلن اس بےہودہ باتوں سے تنگ آ کر خاموش ہو گئی۔ کھانے کے ٹیبل پر پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا ہی چمچہ منہ میں ڈالنے کے بعد کسی نے کچھ کہنے سے پہلے ہی کلیئر نے صفائی دی کہ شاید میں نے پیاز جلا دیا ہے۔ ارے نہیں، نویل نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، مزیدار تو ہے۔ مرسا نے اپنے وقار کو قائم رکھتے ہوئے کچھ نہ کہنے کو سوچا۔ سب لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ روز نے بتایا کہ اس گھر میں کچھ ضروری سامان کی ضرورت ہے، مثلاً گرم پانی کا پیٹر، اعلانی قالین اور ایک ریفریجریٹر وغیرہ۔ نویل نے دل بڑھانے کو کہا کہ ہاں ہاں، دعا کرو میری لاٹری نکل آئے۔ روز سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، ہم سب کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اچھی خاصی گرمی ہو گئی تھی۔ اس نے برف سے ٹھنڈی کی ہوئی وائن کا مزہ دوبالا کر دیا تھا اور پھلوں کا مزہ بھی۔ کافی پینے کے دوران ایلن نے موضوع گفتگو کو محبت کی طرف موڑ دیا۔ کیتھرین نے کہا کہ اگر تمہیں کسی سے واقعی محبت ہوئی تو بہتر ہے کہ اس سے شادی کر لو۔ کیتھرین نے اس کے برعکس اپنی سوچ کا اظہار کیا، بلکہ زبردستی موازنہ کرانے کی کوشش کی۔ نویل، جو سنگ تراش ہونے کے ناطے مٹی، گارے اور پتھر کو کسی مخصوص ٹھوس شکل میں دیکھنے کا عادی تھا، وہ حقیقی زندگی میں بیوی، بچے اور جذبات پر یقین رکھتا تھا، اور خاندانی روایت پر بھی۔ روز، جو ایلن اور کیتھرین کے رائے سے سخت اختلاف رکھتی تھی، اچانک اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ آخر نویل کیوں بار بار آتا ہے۔ میں تمہارا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی مشکل درپیش ہے کہ اس کے انکشاف نے مجھے ملغوب کر دیا ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے ابا سے کل بات کروں گی۔
बल्कि तुम खुद एक दो दिन बाद उनसे दरख्वास्त करना। मगर नोवेल ने कुछ इस अंदाज से सवाल किया जैसे वो बात समझा ना हो। रोज ने पूरी हिम्मत से कहा, मुझे मालूम है, मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हारे कुछ कहने से पहले तुम इन लोगों में से हो जो अपनी जुबान बंद रखते हो कि दूसरे खुद अंदाजा लगाएंगे वो क्या सोच रहा है। मुझे खुशी है कि बहरहाल तुमने ऐलान कर ही दिया बगैर कोई लफ्ज इस्तेमाल किए हुए कि तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है। तुम्हारी मुझ में लगातार दिलचस्पी ने आखिरकार मेरी शोहरत को दागदार कर ही दिया। नोवेल मुबहिम तौर पर अंदर से खुश था और कुछ मोहतात भी, मगर अपनी हरकत और सकनात से अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा था। उसकी खामोश दिलचस्पी कामयाब हुई। मरसा ने बगैर किसी शक व शुबा के सिगरेट सुलगाने से पहले नोवेल से कहा, तुम्हें इस सिलसिला में जल्दी करनी होगी। रोज की हालत का ख्याल रखते हुए तुम्हें चंद अहम कदम फौरी तौर पर उठाने होंगे। वो क्या? नोवेल ने अचानक सवाल किया। खुदारा समझने की कोशिश करो, क्लेयर ने कहा। ये इसका भी अभी सिर्फ दूसरा महीना है। रोज ने कदरे नरमी से कहा कि तुम अभी इस उम्र में पहुंच चुके हो जब तुम अपना चेहरा किसी दूसरे शख्स के बच्चे में तलाश करने में आरी नहीं समझोगे। नोवेल ने इस बात पर नफरत का इजहार किया। क्लेयर ने कहा, यह एक तरह से फितरी अफ़ाल है। ये तो सिर्फ एक मजाक था। नोवेल, बुरा ना मानो, आओ सब लोग अंदर चलें। और इस मौका पर असूली बहस खत्म हुई। रोज जो अपने किसी अच्छे काम की प्रचार नहीं करती थी, एलन से मोहब्बत से बोली, जबकि वो बड़े कमरे में मौजूद थी और मरसा खिड़की के साथ बैठा था। क्ले टेबल पर झुकी बैठी थी। कैथरीन हस्बे आदत फर्श पर लंबी पड़ी थी और दूसरे लोग काउच पर बैठे थे। इन दिनों बंदरगाह और पूरे शहर पर गहरी धुंध छाई हुई थी, मगर बंदरगाह पर काम पूरे जोरों शोर से चल रहा था। जहाज की आमदोरफ्त का पता इनकी बुलंद सीटी से होता, जैसे मल्लाह खोखू कहते हैं। बंदरगाह पर लंगर अंदाज जहाज अपने काले और सुर्ख रंगों में अपने जंग आलूद लंगर और फौलादी जंजीर से जकड़े खड़े रहते। हर तरफ हर तरफ बसांद मछली और तेल आलूद समुद्री पानी की बू फैली हुई थी। एलन ने रोज से मायूस कन लहजे में कहा कि फिर तुम बस मेरी तरफ हो कि नहीं? रोज ने जवाब दिया, मैं बस खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी खुशी जितनी ज्यादा से ज्यादा मुमकिन हो। और इस खुशी के लिए सिर्फ मोहब्बत ही एक रास्ता नहीं। मरसा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए बगैर मुड़े हुए ये बात कही। वो एलन को बहुत पसंद करता है। उसे लगा कि जैसे उसने इनके जज्बात को ठेस न पहुंचाई हो। एलन ने तंजिया कहा, एक मतवस्त सोच। मुझे नहीं मालूम कि ये एक मामूली सोच है, मगर ये सेहतमंद सोच जरूर है। मरसा ने ये कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। रोज अपनी आंखें बंद किए अपनी सोचों में गुम हो गई। बिल्ली कूद कर इसकी गोद में आ गई। बिल्ली के बालों में हाथ फेरते हुए रोज तसव्वुर कर रही थी कि खुफिया शादी में तिरछी आंख वाली बिल्ली हो या नीम ख्वाबीदा औरत हो, वो दुनिया को एक ही आंख से देख रही होगी। मरसा इस वक्त लूसी रेलन के बारे में सोच रहा था, जो उसने ये कहा था कि वो बाहर सड़क पर खूबसूरत औरतें उसे मिली थीं, तो उसके ज़हन में सिर्फ वो लूसी थी जिससे वो अपने एक दोस्त के घर पर मिला था। एक हफ्ते पहले वो दोनों बाहर एक साथ घूमने के लिए गए थे और बिला मकसद इधर उधर साले समंदर के किनारे टहलते रहे। लूसी खामोश थी। फिर जब वो उसे छोड़ने उसके घर जा रहा था तो मरसा ने महसूस किया कि वो सारे रास्ते लूसी के हाथ को अपने हाथ में मसलता रहा है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा है। लूसी खासी लंबे कद की थी। उसके सर पर कोई हैट नहीं थी। वो सफेद लीलन की एक फ्रॉक पहने हुए थी और पाँव में सैंडल। इस वक्त तेज हवा चल रही थी। लूसी कदम जमा जमा कर चल रही थी। हवा के जोर से उसका लिबास जिस्म से लिपट और चिपक रहा था और उसके जिस्म के नशेबो फराइज नुमायां हो रहे थे। उसके सुनहरी बाल पीछे शानों पर लहरा रहे थे। उसके छोटे से सतुआनम, उसके शानदार गुदगुदीले जोबन का उभार, ऐसा लगता था जैसे वो किसी खुफिया समझौते के तहत अपने आप को इस दुनिया में पेश कर रही है और अपनी अदाओं से दुनिया को जला रही है।
اس کی دائیں کلائی میں ایک خوبصورت سا پرس لٹک رہا تھا۔ اس نے اپنا الٹا ہاتھ اپنے سر پر سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ شانے بے نیازی سے، دل ربائی چال سے اپنے ساتھ ہم قدم مرساں کو لبھا رہی تھی۔ اسی لمحے ایک پراسرار یکسانیت اسے لوسی کے ساتھ محسوس ہونے کا تجربہ ہوا۔ وہ بغیر کسی شعوری کوشش کے لوسی کے ساتھ ہم قدم رہا۔ مرساں لوسی کے چہرے کے تاثرات کو باوجود اس کے کہ خاموشی کے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت سمجھدار لڑکی نہیں لگتی، اور اس بات نے اس کو خوش کیا۔ اس اکھڑ پن کا اپنا قدرتی حسن تھا۔ پھر جب وہ لوسی کو خدا حافظ کہہ رہا تھا تو اس نے اس کے ہاتھ اور اپنے ہاتھ میں کافی دیر تھامے رکھا۔ اس نے وعدہ لیا کہ وہ پھر ملے گی۔ وہ پھر اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالے لمبی سیر کریں گے، سورج کی روشنی میں، چاندنی راتوں میں، اندھیری راتوں میں، ستاروں کی چھاؤں میں اور ٹھنڈے پانی میں ایک ساتھ تیر کر تازہ دم ہوں گے، بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کے جسم کی قربت سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور گزشتہ شب مرسا نے اس کے رسیلے ہونٹ میں کھو جانے والا معجزہ پھر سے پا لیا۔ اس سے پہلے تو وہ اس کے لباس اور زیبائی سے متاثر ہوتا رہا تھا۔ اس کی خاموشی اس کی مکمل سپردگی کی علامت تھی۔ کل رات کے کھانے کے بعد وہ ڈاک یارڈ کے علاقے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ اس ڈھلانی رستے پر پہنچ گئے جو بلوارڈ کی طرف جاتا تھا۔ وہاں وہ کچھ دیر کے لیے رکے۔ لوسی مرساں کے ساتھ لپٹ گئی۔ وہاں اندھیرے میں مرسا نے لوسی کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے دباؤ نے لوسی کا دہانہ کھول دیا اور گرم مربوط لب کشائی ہو گئی۔ مرسا کی طبیعت میں ایک مبہم مگر پرجوش جذبہ بیدار ہوا۔ وہ ستاروں بھری رات، جس کی جگمگاہٹ سے آسمان تلے وہ شہر مانو ایسا لگتا تھا جیسے دودھ میں نہایا ہوا ہو۔ انسانی گرم جوشی سے مچلتا ہوا شہر، ساحل سمندر پر چلنے والے اور تیز و تند ہواؤں میں نہاتے ہوئے، اس نے لوسی کے تھر تھرانے والے لبوں سے، مد بھرے ہونٹوں سے اپنی پیاس کی شدت بجھانے کے لیے اپنے کپ کپاتے ہونٹ اس کے دانے میں پیوست کر دیے۔ مگر وہ نہ بجھنے والی پیاس لگتی تھی۔ وہ انسان کے اندر چھپی ہوئی غیر انسانی خواہش کو پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوسی پر جھک گیا۔ اسے لگا جیسے اس نے کسی پھڑ پھڑاتے ہوئے پرندے کو جکڑ لیا ہے۔ لوسی کراہ رہی تھی۔ اس کے گلے میں آہ آہ کی آوازیں بھرا گئی تھی۔ وہ مسلسل اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے وہ خمار مستی ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا ہے، تسکین اور لذت کے بہتے دریا میں تیر رہا ہو۔ لوسی مرساں کو یوں لپٹی ہوئی تھی جیسے کوئی ڈوبتی ہوئی لڑکی بار بار ابھرنے کی کوشش کر رہی ہو اس گہرائی سے جس میں وہ ڈوب رہی تھی۔ وہ اپنے لب مرساں کے لب سے الگ کرتی اور پھر فوراً ہی دبوچ لیتی۔ ایلن اب رخصت ہو رہی تھی۔ ایک لمبی خاموش دوپہر مرساں کے سامنے تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب خاموش تھے۔ پھر وہ سب باہمی رضامندی سے باہر ٹیرس پر آ گئی۔ دن پہ دن گزرتے رہا۔ صبح کے وقت خلیج پر دھند اور دھوپ، اور شام کے وقت مطلع صاف۔ ہر صبح سورج طلوع ہوتا، شام کو پہاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتا۔ یہی دنیا کی ریت تھی، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی اندھیرا، کبھی اجالا۔ یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ، یہی صبح زندگی، یہی شام۔ اس دنیا سے بلند گھر میں بھی قائم تھی، ہنسی مذاق، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ہر روز کا خاتمہ، شام کو کھلے ٹیرس پر سب کا جمع ہونا، تاروں بھری رات میں دیر گئے تک پڑھتے رہنا۔ روز، کلیئر اور مرساں دیوان پر ٹانگیں پھیلائے پڑے تھے۔ کیتھرین منڈیر پر بیٹھی تھی۔ آسمان پر رات اپنے پراسرار اور چمکتے چہرے کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ نیچے فاصلے پر بندرگاہ پر روشنی ہو رہی تھی اور کبھی کبھی ٹرین گزرنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ ستارے ابھرتے اور ڈوبتے رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ رات کی خاموشی نے اپنی منزل پا لی ہو۔ وہ سب آسمان کو تکتے ہوئے اس کی انتہا گہرائیوں میں گویا ڈوبتے جا رہے تھے، یا بالفاظ دیگر آسمان کا نہ ختم ہونے والی وسعت میں محو پرواز تھے۔ کیتھرین نے اچانک ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ مرسن صرف یہ پوچھ سکا۔ روز کہنے لگی،
सब कुछ यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। क्लेयर खड़ी हो गई और अपना हाथ मुंडेर पर टिका दिया और अपना मुंह आसमान की तरफ उठाकर कहने लगी, इस दुनिया में हर शय बुनियादी तौर पर कितनी सच्ची और अच्छी होती है। उसने अपनी मौजूदा जिंदगी को अपने तसव्वुराती जिंदगी से हमांग कर दिया था, अपनी ख्वाहिश को सितारों की चाल से वाबस्ता कर दिया था। फिर अचानक मोड़कर मरसा से कहने लगी, अच्छे दिनों में अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का भरोसा करो तो जिंदगी जरूर तुम्हें जवाब देगी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। कहीं दूर आसमान पर एक तारा टूटा और इसकी रोशनी एक लंबी शुआ दूर तक फैल गई। फिर वो ही अंधेरा। कुछ लोग ऊपर के रास्ते पर चढ़ते थे। इस रात की खामोशी में इनके कदमों की आवाज आती थी और गहरी थकावट वाली सांसें। फिर फूलों की खुशबू उनके नथनों में पहुंची। दुनिया हमेशा से एक ही डगर पर चल रही है और वो सुबह की सच्चाई जो सितारों से दूसरे सितारों तक पहुंचती है, वो एक आज़ादी कायम करती है जो हमें अपने आप से छुटकारा दिलाती है और दूसरों से भी। ऐसे जैसे दूसरी सब्र की सच्चाई हो जो मौत से मौत तक जाती हो। मरसा, कैथरीन, रोज और क्लेयर को इस खुशी का एहसास हुआ जो इनके अंदर इस दुनिया को तर्क करने से पैदा हुई थी। अगर आज की रात किसी तौर पर इनकी किस्मत से वाबस्ता थी तो वो उनके लिए अनोखी बात होगी। वो एक ही वक्त में इतनी जिस्मानी, शहवानी और दुनियावी हो गई, और साथ ही खुफिया भी। खुशी और गम एक दूसरे में मदगम। उनके दिलों की आवाजों ने ये सबक सीख लिया था, दोहरा सबक, जो मौत को खुशी से कबूल करने का था। आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी। देर हो चुकी थी। सितारे आसमान पर टिमटिमाने लगे थे। सुबह की आमद की निशानियां थी। पेट्रस मर्सा ने अपने दोस्तों को देखा। कैथरीन मुंडेर पर बैठी थी, गर्दन पीछे की तरफ झुकाकर। रोज दीवान में नीम दराज थी और गोद में बिल्ली क्लेयर दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। ठंडक कुछ बढ़ गई थी। वो सब के सब अपनी दुनिया में खोए हुए थे। जिंदगी और मौत, खुशी और गम, रात और फिर सुबह की गर्दिश। उनके कदमों के नीचे पूरा अल्जीरिया फैला हुआ था। वो शहर जिसके वो वासी थे, जो उनका वतन था, जहां वो पैदा हुए थे और जहां की मट्टी में शायद वो वापस जाएंगे। सुबह तड़क का वक्त था। धुंध छाई हुई थी। ऐसे में मरसा की गाड़ी की तेज रोशनी धुंध को चीरती हुई साले समुंदर के साथ साथ शहरा पर तेज रफ्तारी से भागती जा रही थी। वो अल्जीरिया छोड़ रहा था। रास्ते में वो ग्वालों को दूध गाड़ियों को पार करता हुआ, घास फूस और घोड़ों की मखसूस महक से उसे सुबह की ताजगी मजीद एहसास हो रहा था। अभी तक फिजा में हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। आसमान पर सुबह का तारा डूबने को था। सुनसान सड़क पर वो सिर्फ अपनी गाड़ी की आवाज सुन रहा था। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में दूर हो गया और पूरी तरह से दिन निकल आया था। अब वो एक खाली सड़क पर ऊंचाई की तरफ चढ़ रहा था। नीचे दूर समंदर दिखाई दे रहा था। ड्राम की सड़क पर उसकी गाड़ी ने टायरों की आवाज बढ़ गई थी। पहाड़ी रास्ते पर हर मोड़ पर ब्रेक लगाने पर टायर चीखते थे। फिर ढलान पर वो साहिल के करीब से गुजरता था तो अब उसे समुद्री मौजों की आवाजें आ रही थी। कोई शख्स सिर्फ हवाई जहाज में सफर करता हुआ अंधेरे में बैठा हुआ नीचे दुनिया को देख रहा होगा, उसकी आवाजें सुन रहा होगा। अपनी हरकतों सकनात पर पूरा भरोसा करते हुए अब मरसा अपने मुतल्लक इत्मीनान से सोच रहा था। उसके पास सारा दिन था। वो इन्हें ऊंचाई और ढलाई पर गाड़ी भगाता रहा। कभी खेत खलियान से गुजरता तो किसान को काम करते हुए देखता। कभी कच्ची आबादी के पास से जैतून के दरख्तों का बगीचा और पाइन के दरख्तों की झुंड नजर आते। छोटे छोटे साफ सुथरे लाल खेर पर सफेद कटे हुए किसानों के और दूसरे दहाकानियों लोगों के घर मौजूद थे। एक माह पहले उसने इस दुनिया से ऊंचे घर में आने का ऐलान किया था, मगर अब फिर सफर कर रहा था। फिर शायद वो अल्जीरिया के करीब ही कहीं बस जाएगा। चंद हफ्तों के बाद वो फिर वापिस आ गया, इस बात पर कायल होते हुए कि सफर अब उसके लिए एक अनजानी जिंदगी होकर रह गई है। इधर उधर मारे मारे फिरना एक बेकरार दिल के लिए
वक्ती खुशी से ज्यादा कुछ नहीं। अब वो अंदर से थक चुका था और अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए बेचैन था। उसने एक छोटा सा घर जिनोवा में कहीं खरीदने का फैसला किया, कहीं साहिल समुंदर और पहाड़ियों के दरमियान वाली कोई ऐसी जगह। पटियासा के खंडरात के करीब कोई मुकाम हो सकता है। जब वो अल्जीरिया आया था तो उसने अपनी जिंदगी को बसाने का सोच लिया था। उसने भारी रकम जर्मनी के किसी दवा की कंपनी में लगाई थी। एक एजेंट इसका कारोबार को देखता था। इसी वजह से वो अल्जीरिया से बाहर रहकर आजाद जिंदगी गुजार सकता था, और गुजार रहा था। कारोबार अच्छा था, सरमायाकारी से उसको अच्छा मुनाफा मिल रहा था। कभी कभी नुकसान को वो बगैर किसी अफसोस के बर्दाश्त कर लेता। ये फायदा उसको अपनी आजाद ख्याली की वजह से था। खुद मुख्तारी सिर्फ चंद भरोसे के अल्फाज से हासिल की जा सकती है। मरसा ने अब अपनी किस्मत को लूसी की किस्मत से वाबस्ता कर लिया था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसके कोई अजीजो अकारब नहीं थे, तनहा रहती थी और एक कोयले की कंपनी में सेक्रेटरी थी। कम खाती थी मगर फलों की शौकीन थी, और बराबर अपने जिस्म को मतवाजन रखने के लिए स्वीडिश कसरत करती थी। मरसा उसको पढ़ने के लिए किताबें देता था, जो वो कुछ कहे बिना वापस कर देती थी। अगर मरसा पूछता तब वो कहती कि हाँ, मुझे किताब अच्छी लगी, या फिर ये कि पसंद आई, या फिर पसंद नहीं आई। दर्दनाक थी। जिस दिन उसने अल्जीरिया छोड़ने का फैसला किया, उसने लूसी को राय दी कि वो उसके साथ रहे, और चाहे तो अल्जीरिया में अपने अपार्टमेंट में रहे और नौकरी छोड़ दे। उसने लूसी को यह दावत पूरे भरोसे से दी, इस तरह कि उसने लूसी के वकार को किसी भी तरह ठेस न पहुंचाई हो। वो अक्सर अपने जहन की बजाय अपने दिल से सोचती थी। वो राजी हो गई। मरसा ने अपनी दावत में मजीद इजाफा किया कि अगर वो यानी लूसी चाहे तो मरसा उससे शादी कर सकता है, मगर ये कोई मसला नहीं। जैसा तुम चाहो, लूसी ने सादा सा जवाब दिया। एक हफ्ते के बाद उन्होंने शादी कर ली। मरसा ने लूसी को शहर छोड़ने के लिए राजी कर लिया। इसी दौरान लूसी ने नारंगी रंग की एक छोटी सी कश्ती नीलुगो समंदर से तैरने के लिए खरीदी। मरसा ने जल्दी से गाड़ी के पहिए को घुमाया ताकि अचानक से सड़क पर आ जाने वाली मुर्गी को बचा सके। वो कैथरीन से अपनी बातचीत पर गौर कर रहा था। जिस दिन उसने घर छोड़ा था, उस रात उसने अकेले होटल में गुजारी। वो दोपहर का वक्त था, और चूंकि सुबह बारिश हो रही थी लिहाजा पूरा साहली इलाका मरबूत था और आसमान मुकम्मल सया। मरसा ने अपना सामान बांधा। अपनी नई जिंदगी के मुतल्लिक की सोच में खुश था, मगर कैथरीन ने पूछा, अगर तुम यहाँ खुश हो तो फिर क्यों जा रहे हो? मुझे डर है प्यारी कैथरीन, कि यहाँ की मोहब्बत मेरे कदम रोक लेगी और मैं अपनी सोची हुई खुशी ना पा सकूंगा। काउच पर अपने आप को सुकेड़े हुए लेटे लेटे कैथरीन ने मरसा को घूरा और कहा, कितने लोग अपनी जिंदगी को ख्वाम मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं और अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेते हैं, मगर मेरा मामला अलग है। मेरे लिए जिंदगी आसान है। मरसा ने ये ख्याली दुनिया में खोते हुए कहा। वो कैथरीन से बराह रास्त मुखातिब नहीं था। क्या तुम्हें भी मेरी परवाह नहीं? ये कहते हुए कैथरीन फूट पड़ी। कैथरीन के हाथ को अपने हाथ में लिए हुए मरसा ने कहा, प्यारी कैथरीन, मायूस होने की जरूरत नहीं। तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारे अंदर बहुत खूबियां हैं। पुरखुलूस सच्चाई से तुम्हारा दिल मुनव्वर है। तुम्हारी दुनियावी खुशी किसी मर्द की मोहताज नहीं, जो अक्सर औरतों की होती है। तुम अपनी खुदी में अपनी खुशी तलाश करो। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ मरसा। कैथरीन ने नरमी से ये अल्फाज कहते हुए अपने दोनों हाथ मरसा के कंधे पर रख दिए और मोहब्बत भरे फिक्र अंगेज अंदाज में बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम अपना ख्याल रखना। मरसा को एहसास हुआ कि कितनी आसानी से मरसा को एहसास हुआ कि कितनी आसानी से उसके अज़ाइम मुतज़लज़ल हो सकते हैं, मगर उसने अपने दिल को मजबूत रखा और कैथरीन से कहा, तुम्हें इस वक्त मुझे किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। ये कहते हुए अपना सूटकेस उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया और जैतून के दरख्तों के झुंड के पास पहुंच गया। अब उसके जहन में कोई झिझक नहीं थी। अब उसे अपनी जिंदगी जिनोवा में नजर आ रही थी। हरियाली और रास्ता, मोहब्बत बगैर किसी उम्मीद या नाउमीदी के, एक ऐसी जिंदगी का तस्वर जहां हुस्न व शबाब और शराब व खुमार हो,
फूल हो, खुशबू हो। गैर इरादी तौर पर उसने मुड़कर देखा। ऊपर कैथरीन बेहिस्सो हरकत खामोश खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद मरसा जनोवा के आस-पास में था। रात के आखिरी बनफशी साए पहाड़ी ढलान से समंदर में उतरते दिखाई दे रहे थे और पहाड़ की चोटी सूरज की तेज रोशनी से मुनव्वर हो रही थी, सुर्ख और जर्द। जो मकान मरसा ने खरीदा था वो ढलवान के आखिरी सिरे पर था। वहां समुद्री तकरीबन 100 गज के फासले पर आफाकी किरणों से सोने की मानद चमक रहा था। एक मंजिल इमारत, ऊपर एक कमरे पर मुश्तमिल घर, मगर ये कुशादा कमरा अपनी खिड़कियों के सामने बगीचा और खुले समंदर का नजारा पेश करता था। मरसान जल्दी से वहां पहुंचा। घर की चार दीवारी में गुलाब की बेल चढ़ी हुई थी। नीचे मंजिले पर एक कमरे की खिड़की दूसरी जानिब उसके इलाके में पहाड़ी इलाके की तरफ खुलती थी, जिसके तरानों में फूल के बगात थे। दूर समंदर में जहाज दिखाई दे रहे थे। अब वो वहां था जहां उसे रहना था। उसे कोई शक नहीं था, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत और दिल को लुभा देने वाली थी। आखिर उसने ये जगह क्यों पसंद की, मकान क्यों खरीदा? मगर वो सुकून और तस्कीन जो वो चाहता था, उसने उसे मायूस किया। उसकी तन्हाई उसको काटने लगी थी। कुछ ही फासले पर इलाके का गांव मौजूद था। वो घर से बाहर आकर ढलान से नीचे उतरने लगा। वो सड़क जो समुंदर की तरफ जाती थी, उस पर जाकर उसने खलीज के पार पेटियां के आसारे कजीमा के खंडरात देखे। उसे घर को तरतीब देना थी, अपनी जिंदगी को मुनज्जम कर रहा था। यहाँ पहला दिन जल्दी गुजर गया। उसने कुछ दीवारों पर सफेदी की, अल्जीरिया से लाई हुई तस्वीरें लगाईं, कुछ बिजली के स्विच बदले, बल्ब लगाए। सारे दिन की मसरूफियत के दरमियान उसने बाजार में जाकर वहां के कैफे में लंच किया। शाम होने से पहले वो समंदर में डुबकी लगाने भी चला गया, मगर फिर देर तक तैरता रहा। उसकी सारी थकावट दूर हो चुकी थी। वो घर वापस आया। अब वो एक छोटी सी आबादी के लोगों को जानने पहचानने लगा था। इतवार को कुछ नौजवान उसके घर आ जाते। वो खाने की टेबल पर पिंग पोंग खेलते। उनके गांव के डॉक्टर ब्राउना से भी मुलाकात हो जाती। अब वो गांव के अजनबी लोगों से काफी घुल मिल गया था। कैफे के मालिक से भी दोस्ती हो चुकी थी, मगर अब उसे रात की तन्हाई खाने लगी थी। फिर वो अपने आप को तसल्ली देता कि यही तन्हाई, यही तो तुम्हारी ख्वाहिश थी। वो अपने आप को एक खामोश जिंदगी का आदी बना लेना चाहता था। वो शाम को अपनी खिड़की से हसीन दो चीजों को समंदर किनारे टहलते देखता। वो हाथ में हाथ डाले मस्त खरामा रहती। वो खिड़की से हट जाता और अपने ख्यालात बदलता। उसने अपनी जिंदगी के रोजो शब को फिल वक्त एक ढंग में ढाल लिया था। रात के खाने के बाद बैठा सिगरेट पीता रहता। रात 10 बजे तक अपनी सोचों से थक हार कर नींद आने लगती तो वो बिस्तर पर दराज हो जाता। दूसरी सुबह वो देर से उठता, तकरीबन 10 बजे। अपना नाश्ता खुद तैयार करता, शेव करता, नहाता, पहले से तैयार किया हुआ नाश्ता कर लेता, फिर बेमकसद कमरे में चक्कर लगा लेता। उसने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए कुछ बिजली की मुरम्मत का काम निकाल लिया। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कैफे वाला उसके लिए लंच लेकर आया था। हालांकि उसे कोई खास भूख नहीं थी, फिर भी वो उसी वक्त खाने पर बैठ गया कि खाना ठंडा ना हो जाए। खाना खाकर वो नीचे के कमरे में आ गया और सोफे पर नीम दराज हो। आंख खुलने पर उसे उलझन हुई कि वो सो गया था। शाम के 4 बज चुके थे। उसने अब शेव किया, नहाया, कपड़े बदले, ताज़ा दम होकर वो खत लिखने बैठ गया। उसने 2 खत लिखे, एक लूसी को, दूसरे 3 लड़कियों यानी रोज, क्लेयर और कैथरीन को। देर हो चुकी थी, मगर शाम को डाकघर खुला होगा, ये सोचकर वो खत पोस्ट करते चला गया और बगैर किसी से मिले वापस आ गया। कुछ देर टेरिस पर बैठा समंदर का नजारा करता रहा। रात का खाना खाया। उसने कुछ पढ़ने के लिए एक किताब उठाई, मगर चंद ही जुमले पढ़ने के बाद उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गया। दूसरी सुबह वो फिर देर से उठा। जिंदगी में थका देने वाली यकसानियत पैदा हो गई थी। आखिर बेजार होकर उसने लूसी को बुलाने के लिए खत लिख डाला। खत तो उसने लिखा, मगर उसे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि जो उसने सोचा था उस पर कायम नहीं रह सका। मगर जब लूसी उसके पास आ गई
तो वो सब कुछ भूल गया, फिर अपनी डगर पर आ गया, वही आरामदेह और यायाश जिंदगी। मगर अब मरसा की जिंदगी में हर 3 जतन के बावजूद ठहराव की जगह जो उसकी ख्वाहिश थी, एक बेकली सी पैदा हो चुकी। चुनाचा चंद दिनों के बाद ही लूसी ने उसे बोर कर दिया, जबकि लूसी अभी भी उसके साथ रहना चाहती थी। वो इस वक्त रात का खाना खा रहे थे। मरसन लूसी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद लूसी ने मायूस कन अंदाज से कहा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मरसा ने अब उसे नजर उठाकर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मगर मेरी प्यारी, मैं तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। मरसा उठकर खिड़की पर जा खड़ा हुआ। आसमान पर तारे चमक रहे थे। वो सोच रहा था कि लूसी को उसने कभी भी दिल से नहीं चाहा। तुम एक खूबसूरत लड़की हो लूसी। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं सोच सकता। हमारे लिए ये ही बहुत है। लूसी उस वक़्त छुरी की नोक से मेज़ पोश को खुरच रही थी। ये उसकी उस वक़्त की ज़हनी कैफ़ियत का मज़र था। मरसा उठकर लूसी के करीब आया, कंधे पर हाथ रखकर बोला, यकीन करो लूसी, दुनिया में बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा पछतावा और हसीन यादें, बहुत कुछ भुलाया जा सकता है, हत्ता कि इश्क की हद तक मोहब्बत को भी। और ये ही ज़िंदगी का गम है, और साथ ही यही ज़िंदगी का कमाल है। हैरत अंगेज बात है, ये ज़िंदगी को बरतने का एक तरीका है। ये अच्छा है कि इंसान की ज़िंदगी मोहब्बत में गुजारे। बहरहाल ये इंसान का गम मदावा है। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि तुम मेरी बातों को समझ भी रही हो या नहीं। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि तुम खुश नहीं हो। लूसी ने कहा, आज की रात इस समुद्र के किनारे उसके जिस्म के साथ जैसे ही छू रहा हूँ, मैं खुश हूँ। लूसी खामोश रही, फिर उसकी तरफ देखे बगैर बोली, कम अज कम तुम मेरी दोस्ती का एहसास रखते हो, क्या नहीं? मरसा ने झुककर इसके कंधे को चूमा। दोस्ती? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरी शबबाशी से दोस्ती है। तो तुम मेरी निगाह के लिए बायसे मुसर्रत हो, और तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे दिल में इस खुशी की क्या अहमियत है। दूसरे रोज लूसी चली गई। फिर उसके जाने के बाद मरसा भी अपनी सोच में कायम ना रह सका। उसने अल्जीरिया का रुख किया। वो सबसे पहले अपने उस दुनिया से बुलंद वाले घर में पहुंचा। फिर वो अपने पुराने पड़ोसियों के पास पहुंचा। उनके फ्लैट एक कैफे के मालिक ने किराए पर ले लिया था। उसने असला साज का डोना के मुतालिक पूछा, मगर किसी को उस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। किसी ने मरसा को बताया कि शायद वो काम की तलाश में पेरिस चला गया है। मरसा उसे रेस्टोरेंट में गया जहां वो कभी खाना खाता था। अब सेलेस्टी बूढ़ा हो चुका था, यानी अब भी वहां मौजूद था। अपने टीबी के मरीज में मुब्तला वो सब पेट्रस मरसा को दोबारा अपने मेहमान दरमियान पाकर खुश थे। मरसा उनकी दोस्ती के इजहार से खुश था। अरे मरसा, सेलेस्टी ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। मरसा लोगों की इस अंदाजे गुफ्तगू से मुतासिर था कि हालांकि वो खुद वक्त की रफ्तार के साथ साथ अपने अंदर तब्दीली महसूस करते हैं, मगर दूसरे को खुश रखने के लिए इन्हें खुश कन अंदाज में खुश आमदीद कहते हैं। उसके पुराने दोस्त उसको वैसे ही समझ रहे थे जैसा कि वो पहले था, हालांकि उसकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। मगर फिर भी वो पहले वाला मरसा नहीं रहा था। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला। उसकी नज़र मार्था पर पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मार्था को भूल चुका था, मगर उसके दिल में मार्था से मिलने की ख्वाहिश जागी। उसके चेहरे पर अभी भी किसी देवी की झलक कायम थी। उसके अंदर एक मुबहम सी दिलचस्पी पैदा हो गई और वो उसके साथ जा मिला। ओह मरसा, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। कहाँ हो तुम? कहीं भी नहीं, बस अब मैं दहकानी हो गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने हमेशा गांव में रहने के सोचा। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं, मरसा ने हंसते हुए कहा। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। इस पर मार्था ने एक मुख्तलिफ लहजा इख्तियार करते हुए कहा, हंसने की कोशिश मत करो। मुझे मालूम है तुम एक दिन वापस आओगे और सब कुछ ऐसा ही होगा। तब तुम अजीब शख्स थे और मैं एक अनजान लड़की।
तुम मुझे हमेशा ऐसा ही कहा करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि पहले मैं तुम्हारी हरकतों पर नाराज थी, मगर मैंने सोचा चलो तुम खुश हो। मगर फिर मैं तुम्हारे साथ ताल्लुकात पर अफसोस के साथ साथ खुश भी थी। मरसा ने ताज्जुब से मार्था को देखा। उसे ख्याल आया कि मार्था हमेशा उसके लिए मेहरबान रही। उसने उसकी तमाम खूबियों खराबियों के साथ उसे कबूल किया था और उसकी तन्हाई की साथी बन गई थी, मगर वो उसके साथ पुरखलूस नहीं था। वो एक अरसे की मुलाकात के बाद बातें कर रहे थे, मगर बारिश शुरू हो गई। पानी के कतरे से भीगते हुए मार्था के चेहरे पर अचानक मरसा ने एक गहरी संजीदगी महसूस की, खलूस और मोहब्बत की। कई दिनों की बात होती तो वो उसके इस रुख को सिर्फ वक्ती दिलचस्पी समझता, मगर अब वो भी संजीदा था। उसने भी पूरे खलूस से कहा कि मार्था, तुम्हें मालूम है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बताओ अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं अब भी जवान हूँ, अपनी देखभाल कर सकती हूँ। मार्था के इस सपाट जवाब से मरसा को बहुत मायूसी हुई। उसकी सोच को धचका लगा। मरसा ने मार्था को उसके घर के करीब छोड़ा। मार्था ने अपनी छतरी खोलते हुए कहा, मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम फिर मिलेंगे। हाँ जरूर, मरसा ने मुख्तसर जवाब दिया। मार्था ने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर छतरी बंद की। मरसा ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे मुस्कुराते हुए अच्छा फिर मिलेंगे कहा, और मार्था ने अचानक मरसा के दोनों गालों पर बोसा दे दिया और ऊपर सीढ़ियां चढ़ गई। मरसा बारिश में खड़ा मार्था के नाक की ठंडक और बोसे की गर्मी अपने गालों पर महसूस कर रहा था। फिर वो लूसी की तलाश में निकला। वो मिल गई। उसके साथ वो बाजारों में घूमता रहा। फिर रात उसने फ्लैट में बसर की। दूसरे दिन वो दोपहर को फ्लैट से नीचे आया। साहिल पर कश्तियां खड़ी थी। आसमान बगोलों की गोल उड़ा रहा था। मौसम कदरे गर्म था। लोग एमेस्टर पर सवार हो रहे थे और दूर अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवां थे। देखने वालों को इसमें अजीब खुशी और गम का मिला जुला एहसास होता। ये लोग खुश किस्मत हैं। लूसी ने मुसाफिरों के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा। मुंह से उसने हाँ कहा, हालांकि वो सोच रहा था कि नहीं, कम अज कम इसको इनकी किस्मत पर रश्क नहीं। अनजाने रास्ते पर जाने में एक अनजानी मुसरत का एहसास तो होता है, मगर उन लोगों को जिनकी मंजिलें मुतय्यन नहीं होती। सफर एक सोचा समझा मंसूबा होना चाहिए। उसके कानों में जैगरियो की आवाज गूंजी। तर्क ख्वाहिश नहीं, बल्कि ख्वाहिश खुशी की ये है कि मकसद जिंदगी। उसने लूसी की कमर में अपने हाथ को हायल किया। शाम में जब वो जेनोवा वापस जा रहा था तो समंदर और पहाड़ के दरमियान सफर करते हुए उसे गहरी खामोशी का एहसास हुआ। ये उसके अंदर की खामोशी थी। अपनी नई जिंदगी के आगाज पर उसे अपना माजी याद था। अब क्या करना है और क्या नहीं करना, वो इस बात का फैसला कर चुका था। अपने बेमकसद फजूल वक्त के गुजारने का उसे पछतावा था। अब उसे सही और सोचे समझे रास्तों को ही अपनाना था। मोड़ दड़ मोड़ रास्तों पर सफर करते हुए माजी के पछतावे के साथ उसने गोया हकीकी सच्चाई को पा लिया था। अपने मुस्तकबिल के लाया अमल को अपनाने पर वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता रहा। गोया उसको अपनी नई सोच पर अमल करने की जल्दी थी। अब वो जिंदगी को उस दहाने पर डाल देगा जहां वो शऊरी कोशिश के बगैर वक्त और तकाजे जिंदगी से हम आहंग हो जाएंगे। दूसरे रोज वो जल्दी उठ गया। ढलान से नीचे उतरकर साहिल समुंदर पर पहुंचा। खुला आसमान था। परिंदा गोता जने आप थे। उभरते सूरज की रोशनी की किरणें समुंदर के पानी को पिघले हुए सोने में तब्दील कर रही थी। नहाने के बाद उसे बड़ी ताजगी महसूस हो रही थी। अब वो पूरे दिन की हर मुशक्कत के लिए तैयार था। वो हर रोज अब अपनी इसी आदत पर अमल करता। सुबह मुंह अंधेरे वो समंदर की मौज से मौज मस्ती करता और इतना तैरता कि थक जाता। फिर सारा दिन अपने तैरने और इसकी ताकत की थकावट के दरमियान गुजारता। मगर कभी कभी वक्त गुजारना इसके लिए मुश्किल भी हो जाता, क्योंकि अभी तक इसकी बहुत सी आदतें खत्म नहीं हुई थी। कभी वो अपनी कलाई की घड़ी के मिनट की लंबी सुई पर नजर जमा कर बैठ जाता तो उसे 5 मिनट तक
سوئی کا سفر بہت لمبا محسوس ہوتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وقت کا عمل بھی کیا عمل ہے، کہ بے عمل میں بھی عمل ہے، یعنی زندگی کا ساز بھی کیا ساز ہے، بج رہا ہے اور بے آواز ہے۔ اب وہ کبھی کبھی بڑی دوپہر میں بھی چکر کاٹنے نکل جاتا، وہ ساحل کے ساتھ ساتھ دور تک چلا جاتا، حتیٰ کہ وہ ٹیپاسا کے کھنڈرات تک پہنچ جاتا۔ وہ اکثر جھاڑیوں کے درمیان لیٹ جاتا، کھنڈرات میں سارے قدیمہ کی عمارت کے گرم پتھروں کو چھو کر محسوس کرتا کہ کیا شاندار زمانہ رہا ہوگا جب زمانہ اس عمارت پہ مہربان رہا ہوگا۔ ان بے جان پتھروں کی عمارتوں میں بھی کبھی زندگی رواں دواں رہی ہوگی، جیسا کہ ایک وقت آتا ہے کہ ایک مصور کو اپنی تصویر کشی کو کہیں نہ کہیں چھوڑنی پڑتی، ایک سنگ تراش کو اپنے بت کو۔ اسی طرح زندگی کی خوشی کے لیے بے توجگی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جس کو مرسم پار کر رہا تھا۔ اتوار کے روز مرسم بوڑھے مچھیرے پرہیز کے ساتھ تاش کھیلا کرتا تھا۔ مچھیرے کا ایک ہاتھ کوہنی سے کٹا ہوا تھا، وہ ایک مخصوص انداز سے کھیلتا تھا۔ وہ بوڑھے مچھیرے کے ساتھ مچھلی کے شکار پر بھی نکل جاتا، سارا سارا دن وہ مچھلی پکڑتے، شام بوڑھا مچھیرا انہیں ان کی چربی میں تلا ہوا اور دونوں مزے سے کھاتے۔ بوڑھا کبھی کسی چھوٹی مچھلی کو تڑپاتا دیکھ کر مچھلی کو دوبارہ پانی میں پھینک دیتا اور کہتا، جا اپنی ماں کے پاس چلے جا۔ بوڑھا مچھیرا بہت کم گو تھا، اس کم گوئی میں بھی اس کی حرکتوں سے مرسا بہت کچھ سمجھ لیتا۔ وہ زندگی کی گہری سچائی کو پا رہا تھا، اس نے اپنے لیے ایک جنت تخلیق کر لی تھی، ایسی جنت جو ایک حیوان یا پھر بہت زیادہ ذہین شخص اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان مکان سے لا مکان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کا انسانی عمل ختم ہو جاتا ہے اور بندہ آبادی اور حقیقی خوشی کے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ مرسا ابھی اپنی منزل سے کوسوں دور تھا۔ ڈاکٹر برنارڈ شکر ہے کہ گاؤں کی زندگی میں پوری دلچسپی رکھتے تھے اور لوگوں سے گل مل کر خوش ہوتے تھے۔ اپنی چھوٹی موٹی تکلیفوں کے لیے وہ ڈاکٹر برنارڈ کے پاس اکثر جاتا رہتا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوتے تھے۔ ڈاکٹر عمومی طور پر ایک خاموش طبع شخص تھا، کبھی کبھی طنز آمیز مذاق کرنے کی کوشش کرتے۔ یہاں آنے سے پہلے وہ بہت عرصے تک چین اور ہند میں پریکٹس کرتے رہے تھے اور اب وہاں سے ریٹائر ہو کر یہاں الجیریا میں آ بسے تھے۔ یہاں بہت عرصے تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار چکے تھے۔ وہ چینی تھے، الجیریا کی زبان سے نا آشنا مگر مغربی لباس زیب تن کرتی تھی۔ وہ گاؤں والوں کو پسند کرتی تھی اور اسی طرح مقامی لوگ بھی اسے پسند کرتے۔ ڈاکٹر برنارڈ اور مرسا وہاں گھوما کرتے تھے۔ علاقے کے لوگوں نے محلہ کمیٹی بنائی ہوئی تھی جو تفریح اور طباع اور دیگر سماجی کاموں کے لیے تھی۔ ڈاکٹر برنارڈ اس کمیٹی کے اہم رکن تھے، انہوں نے مرسا کو بھی شامل کر لیا۔ 14 جولائی کو وہ لوگ رنگین بازار بند کے ساتھ سڑک پر مارچ کرتے تھے۔ کمیٹی کے الیکشن میں مرسا کو حصہ لینے کے لیے کہا گیا مگر وہ اس لالچ سے دور رہا کیونکہ میر کو جانتا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے کمیٹی کی صدارت کر رہا تھا اور اپنے آپ کو نیپولین بوناپارٹ سمجھنے لگا تھا۔ وہ خاصا دولت مند تھا، اس کے انگور کے باغات تھے، اپنی رہائش کے لیے میرے یونانی ساخت کے ایک خوبصورت بڑا سا محل نما گھر بنوایا تھا۔ اس نے اپنا یہ محل بڑے فخریت طور پر مرسا کو دکھایا تھا۔ یہ 2 منزلہ عمارت چاروں طرف سے کھلے صحن اور احاطے سے گھرا ہوتا تھا۔ میر نے پیسے خرچ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ گھر میں لفٹ بھی موجود تھی۔ میر نے ڈاکٹر برنارڈ اور مرسا سے اس پر سوار ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ ڈاکٹر نے مکھن لگایا یہ کہہ کر کہ وہ لفٹ کتنی سبک رفتار ہے۔ مرسا بھی میر کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر اور مرسا دونوں نے میر بنے رہنے کی درخواست کی۔ موسم بہار میں وہ علاقائی پہاڑ اور سمندر کے درمیان اپنی لال کھیر پل والے خوبصورت گھروں کے درمیان پھولوں سے لدا جاتا۔ گلاب اور دوسرے خوبصورت پھولوں کی موجودگی میں رنگ برنگے پرندے اور بھنورے منڈلاتے رہتے تھے۔ مرسا اپنی بالکنی سے نظارہ کیا کرتا تھا، کیا پرسکون ماحول لگتا تھا، مگر مقامی تاریخ اس بات کی گواہی تھی کہ ماضی میں یہاں موریل اور بینگو کے درمیان مسلسل مقابلہ بازی جاری تھی۔ یہ دونوں دولت مند ہسپانوی ذمہ دار تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں ایک دوسرے کی بدترین دشمنی میں مبتلا ہو گئے تھے۔
जब इनमें से कोई बहुत शानदार और महंगी कार खरीदता तो दूसरा वही गाड़ी खरीद कर इसमें चांदी के हैंडल लगा लेता। म्यूरियल इस तरह के मुकाबले में बहुत ज़हीन था। वो पूरे इलाके में हिस्पानी बादशाह कहलाता था। वो हमेशा बैंगों से जीत जाता था, जो अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं करता था। जब जंग के दौरान में बैंगों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों फ्रांक अपनी तरफ से चंदा दिया, तो मुरियल ने ऐलान किया कि वो इससे बढ़कर जंग की कामयाबी की कुर्बानी देगा। उसने अपने जवान बेटे को जंग के लिए राजी किया, तैयार किया और उसको काम पर लगा दिया। ये 1965 की बात है। बैंगो को अल्जीरिया से एक इलाकाई नस्ल के बगानी लोग ने मार भगाया। उसके चंद हफ्तों बाद मूरियल ने एक हवाई जहाज खरीद लिया। वो जहाज भी यादगार के तौर पर हैंगरिया में खड़ा है और इतवार के इतवार दिखाया जाता है। बैंगो मूरियल से जलकर उसे नंगा बकारी कहा करता था, और जुबाब में मूरियल बैंगो को ना जाने क्यों किस लिहाज से चूने का पट्टा कहता था। डॉक्टर बर्नार्ड मर्सा को मूरियल से मिलवाने ले गया। उसने इन लोगों को अपने बड़े फार्म पर खुशामदीद कहा। फार्म फूलों और अंगूर की बेलों से लदा हुआ था। वो काफी देर फार्म पर रहे। इस दौरान उन्होंने हवाई जहाज में हैंग्स में खड़ा देखा। वापसी पर डॉक्टर और मर्सा मोरियल के बारे में बातें करते रहे। मोरियल डॉक्टर के कहने के मुताबिक एक शायर भी था, मगर मर्सा का ख्याल था कि वो डूबते हुए रोमन अम्पायर के ज़माने में होता तो एक अच्छा बादशाह साबित होता। ये कहकर वो जोर से हंसा। कुछ दिनों के बाद लूसी चिनोवा चंद दिनों के लिए आई। वो फिर चली गई। एक इतवार के रोज क्लेयर कैथरीन भी मर्सा के पास आए, जैसा कि उन्होंने वादा किया, मगर अब मर्सा जहनी तौर पर एक मुख्तलिफ शख्स था। फिर भी वो इनको देख कर खुश हुआ। वो अपने डॉक्टर बर्नार्ड को भी बस स्टॉप पर ले गया, जहाँ पर एक बड़ी पीली बस ने इन लोगों को उतारा था। ये एक खुशगवार दिन था। लोग रंग बिरंगे लिबास में मलबूस खुश खुश घूम फिर रहे थे। कैथरीन की दावत पर इन्होंने कैफे में खाया पिया। लड़कियों को ये सुहानी जिंदगी अच्छी लगी। जब वो रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने दूसरी जानिब दिलकश मौसीकी की तरंग सुनाई दी। गाने गाए जा रहे थे। बर्नार्ड ने बताया, ये कोई जिम्नास्टिक करने वालों का ग्रुप है, जो गाने बजाने में खूब उछल कूद करते हैं। फिर तकरीबन 20 की तादाद में वो मौसीकार नमूदार हुए, जो फौंकने वाले अलाके मौसीकी बजाते हुए कैफे की जानिब आए। इस दौरान इनके पीछे मोरियल एक हैट सर पर रखे अपने को पंखा जलते हुए सामने आया। दरअसल ये हंगामा मौसीकी उसी की तरफ से उस उदास शहर के लिए एक तोहफा था। कैफे के अंदर आकर उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि लोगों, गाने बजाने के मजे लो। उसके जाने के बाद लड़कियों को हंसता हंसते बुरा हाल हो गया। फिर वो मरसा के घर वापस आए, जहाँ खामोश और सुकून था। कैथरीन ने टेरेस पर गुस्ले आफताबी लेने का फैसला किया। मरसा बर्नार्ड को छोड़ने इसके घर तक गया। यह दूसरा वाकया था कि डॉक्टर ने मरसा को जिंदगी पर गौर किया। इससे पहले इन दोनों ने कभी एक दूसरे को हमराज नहीं बनाया था। मरसा समझता था कि डॉक्टर अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, और डॉक्टर मरसा की जिंदगी समझ नहीं पाया था और धोखे में था। वो खामोशी के साथ एक दूसरे से रुखसत हुए। दूसरे दो लड़कियों ने पहाड़ी चढ़ने का प्रोग्राम बनाया। वो बहुत सुबह उठी। उनके सामने सारा दिन धूप और थकावट का मौजूद था। सुबह सुबह अमूदी चट्टान पर चढ़े। रोज और क्लेयर आगे थीं, कैथरीन और मर्सा इनके पीछे। वो खामोशी से बुलंदी पर पहुंच गए। नीचे गहरी सुनहरी समुद्री मौजें मार रही थीं। मर्सा ने ऐसा महसूस किया जैसे उसका तल्लक पहाड़ से हो, गोया वो दरअसल कोह पैमा हो। वो पहाड़ों में जो ज़ाफ़रान के फूलों से घिरी हुई थी। रोज़ और क्लेयर थक चुकी थी और उनकी रफ्तार सुस्त हो गई थी, मगर कैथरीन और मर्सा के साथ ऊपर चढ़ाई चढ़ता रहा, और कुछ देर तक वो लोग रोज़ और क्लेयर की नज़रों से दूर हो चुके थे। तुम ठीक तो हो? थकी तो नहीं? मर्सा ने कैथरीन से पूछा। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। सूरज ऊपर आ चुका था। मर्सा ने अपनी कमीज उतारी और नंगे बदन हो गया। पसीना इसके जिस्म को तर कर रहा था। वो अब साएदार जगह पर पहुंच गए। नीचे घास आ गई थी जो गीली थी। ये जगह मुकाबलतन ठंडी थी। कैथरीन घास पर लेट गई। करीब ही एक ठंडे पानी का चश्मा बह रहा था। उन्होंने कुछ पानी पिया और एक दूसरे पर ठंडे पानी उछाले। वो कैथरीन के पहलू में बैठ गया। अब जब हम अकेले हैं तो मरसा, मुझे बताओ, क्या तुम खुश हो? वो मुस्कुराया। हाँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। बेशक तुम चाहो तो जवाब न दो, कि इसने कुछ हिचकिचाहट से पूछा।
क्या तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो? मर्सा ने हंसते हुए कहा, ये कोई ज़रूरी तो नहीं। उसने कैथरीन के शानों पर अपने हाथ रखे और उसे हिलाया, फिर चश्मे का पानी उसके ऊपर छिड़का। तुम ये सोचने में गलती पर हो कि तुम्हें इंतखाब करना है। तुम्हें ये वो करना है जो तुम करना चाहती हो, और ये कि खुशी की कोई शर्तें नहीं होती। जो बात अहम है वो ये कि खुश रहने की ख्वाहिश होनी चाहिए। हर वक्त शऊरी तौर पर खुशी की तलाश, बाकी सब बातें मसलन औरतें, तन, कामयाबी, कुछ भी सिवाय बहाने के। ज़िंदगी एक कैनवस है जो हमारे नक्शो निगार के मुंतज़िर है। हमारे लिए जो बात अहम है वो ये कि खुशी का भी एक मैार होना चाहिए। मैं ये खुशी सिर्फ एक जद्दोजहद के बाद हासिल कर सकता हूँ। ये सवाल कि क्या मैं खुश हूँ, इसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा गुजारनी हो या इसका मौका मिले तो मैं अपनी दूसरी ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह गुजारूंगा जैसे अब तक की गुजरी है। मुझे शक है अगर तुम मेरी बात समझ पा रही हो। हाँ, नहीं, शायद नहीं समझ पा रही। कैथरीन ने मायूसाना जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम तुम्हें कैसे समझाऊं। अगर मैं खुश हूँ तो अपने बड़े ज़मीर की वजह से। मुझे अपनी इस यकसुई और मुतमिन ज़मीर के लिए फरार होना पड़ा कि मुझे इस तल्ख हक़ाइक़ का सामना करना पड़ा। हाँ, एक आम इंसानी सोच के मुकाबले में बेशक खुश हूँ। इतने में रोज़ और क्लेयर आ गई, अपने अपने कंधों पर बैग लटकाए। वो पहाड़ी बागात की तरफ जा रहे थे। गहरी हरियाली हर सू मौजूद थी। पकी हुई नाशपतियां, जैतून और दीगर फल दरख्तों पर झूल रहे थे। कुछ अरबी अपने गधों पर सवार बागात की तरफ आते दिखाई दे रहे थे। चमकती धूप हर सू फैली हुई थी। पत्थर का हर जोर गर्म हो रहा था। मरसा एक दरख्त की छांव में लेट गया। उसे शायद नींद आ गई थी क्योंकि वो उठा तो 3 बजे था। लड़कियां कहीं गायब थी, मगर फिर उसके हंसने की आवाज़ आई। अब वापस जाने का वक्त हो चुका है। मरसा पहली मर्तबा थकावट से बेहोश हो गया था। लड़कियों को तशवीश हुई। उसने मरसा को कहा, ये जगह उसके रहने के लिए मुनासिब नहीं। बेहतर है फ्रांस चला जाए। यहाँ की मरबूत आबो हवा शायद मेरे लिए बेहतर ना हो, मगर मैं यहाँ खुश हूँ। यहाँ के माहौल से हम आहंग हूँ। मगर वहाँ तुम ज़्यादा हम आहंग जिंदगी गुजार सकोगे। क्लेयर ने अपनी राय का इजहार किया। खुशी के मामले में कम और ज़्यादा अरसे का मामला नहीं होता। या इंसान खुश रहता है या ना खुश। और हाँ, मौत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मौत खुशी का एक हादसा है। मरसा ने इस फलसफे का किसी ने जवाब न दिया। एक लंबी खामोशी के बाद रोज बोली, मैं कायल नहीं हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियों से नीचे उतरने लगे। रात हो गई थी। कैथरीन ने मरसा के लिए डॉक्टर बर्नार्ड को बुलावा भेजा। मरसा अपने कमरे में था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। मतलब साफ था। वो समंदर को देख रहा था, पर आसमान पर कोई तारा न था। वो कमजोरी महसूस कर रहा था, मगर ये कमजोरी उसे पुरस्कार तौर पर खुश कर रही थी। उसका दिमाग तफक्कुरात से आदी था। इतने में बर्नार्ड ने दरवाजे पर दस्तक दी। मरसा ने सोच रखा था कि वो डॉक्टर को सब कुछ बता देगा, क्योंकि दूसरों की राय बेवकूफ़ाना सोच से सिर्फ तकलीफ पहुंचती है। मगर आज के जहनी थकावट से बेहोश हो जाने पर वो सब कुछ कह देने पर बेचैन था। ये ऐसे ही था जैसे कोई संग तराश अपने शाहकार को तराश और खराश के बाद आखिरकार इसे लोगों के सामने पेश कर देता है। मरसा ऐसा महसूस कर रहा था कि वो जो बोलेगा और बगैर कुछ छुपाए वो ऐसा करेगा। वो बेसब्री से बर्नार्ड का इंतजार कर रहा था। निचली मंजिल से उसे लोगों की हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। उसी लम्हे बर्नार्ड कमरे में दाखिल हुआ। कहो, क्या हाल है? मैं तुम्हारे सामने हूँ। डॉक्टर ने आला उसके सीने का मुआयना किया। मैं कुछ कह नहीं सकता जब तक कि तुम्हारा एक्सरे न किया जाए। बेहतर है कि तुम दीगर जांच के लिए अल्जीरिया चले जाओ। सोचूंगा, बाद में कभी सही, मरसा ने जवाब दिया। बर्नार्ड तशवीश वाली निगाहों से मरसा को देखा और बोला कुछ नहीं। फिर अपने आप से कहने लगा, मुझे खुद भी कभी बीमार होना अच्छा नहीं लगता। मुझे मालूम है बीमारी किसे कहते हैं। सेहत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और बीमारी एक लानत। मरसा बेपरवाह रहा। वो उठा, एक सिगरेट सुलगाया और डॉक्टर को दिया। दूसरा अपने लिए और हंसते हुए कहा, क्या बर्नार्ड, मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? जरूर करो। तुमने ये जगह अपने रहने के लिए क्यों पसंद की, जबकि तुम्हें साहिल समंदर से कोई दिलचस्पी नहीं, समंदर में तैरने का शौक भी नहीं?
अरे भाई, मुझे मालूम नहीं। मुझे तो यहाँ रहते हुए एक लंबा अरसा गुजर गया है। मैं यहाँ खुश हूँ। कहीं ना कहीं तो बंदे को बसना ही है, मगर महज जज्बाती लगाव के तहत किसी जगह रहना हमेशा बेहतर नहीं होता। हमें वहाँ रहना चाहिए जहाँ जिंदगी आसान हो, ना कि जबरदस्ती किसी जगह रहा जाए। बहरहाल बुनियादी मसला बका का है। जिंदगी है तो जहाँ है। जब मैं इंडो चाइना में था तो हर जगह घूमता फिरता था, मगर यहाँ मैं अपने आप को महदूद कर लिया है। ठीक है, मर्सा ने सिगरेट का लंबा कश लेते हुए कहा, मगर मुझे यकीन नहीं कि तमाम जज्बाती लगाव किसी जगह से कोई गलत बात है, जैसा कि तुम समझ रहे हो। हाँ, कभी कभी नामाकूल हो सकता है। किसी भी सूरत में मुझे सिर्फ इस तजर्बे से दिलचस्पी होती है जो वो नतीजा दे जो आपकी ख्वाहिश और आमिर के मुताबिक हो। बरनार ने हंसते हुए कहा, हाँ, बना बनाया मुकद्दर। तकदीर का मसला मेरे लिए हमेशा दिलचस्प रहा है। कुछ लोग समझते हैं वो अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, कुछ समझते हैं वो बनाना या मुकद्दर खुद पैदा कर सकते हैं। शायद दोनों सही हैं, या फिर दोनों ही गलत। शायद ऐसा ही है। बरनार ने बाहर झांकते हुए मरसन से कहा, मैं तो तन्हा हूँ, मगर शायद तुम भी अपनी बीवी और अपने दोस्तों के साथ रहते हुए तन्हा हो। मगर अपनी इस तन्हा पसंद सोच के बावजूद तुम जिंदगी से खुश हो, जो मेरे मुकाबले में ज्यादा खुश है। शायद इसलिए कि मेरी जिंदगी में खुशी हासिल करने के लिए तैरना जरूरी नहीं। जिंदगी तो एक नशा है, पूरी शिद्दत के साथ। औरत, एडवेंचर, दूसरे ममालिक की सैर, अमल, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। जिंदगी में गर्म जोशी। क्या कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करो। मेरा मतलब है कि जिंदगी की रानाइयों में बहुत कुछ है, सिर्फ कुदरत पर कानत के अलावा। बर्नार्ड ने अपना स्टेटोस्कोप अपने बैग में डाला। मरसा ने कहा, दरअसल तुम एक तस्वराती शख्स हो, मगर उसका अपना ख्याल है कि हर शय लम्हों में मुकीद है, जो पैदाइश से मौत तक मुकर्रर है। ये शायद इसलिए कि तुम, जैसा कि तुम्हें मालूम है, एक अच्छे तस्वरा रखने वाले शख्स से मुतजाद शख्स हो, जो अमूमन मोहब्बत से महरूम होता है। ये बात बर्नार्ड ने कदरे उदासी से कही। मुझे यकीन नहीं। मरसा ने बर्नार्ड का हाथ अपने हाथ में देर तक पकड़े रखा। तुम्हारे अंदाजे से सोचने वाला, मरसा ने मुस्कुराते हुए कहा, या तो बहुत पुरुमीद शख्स हो सकता है, या बिल्कुल उदास, या दोनों। खैर छोड़ो, मुझे परवाह नहीं। हाँ, मुझे मालूम है। मगर जब बर्नार्ड रुखसत होते हुए दरवाजे तक पहुंचा तो मरसा ने उसे रोका, जैसे किसी अशद जरूरत के तहत। डॉक्टर ने मुड़कर पूछा, हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम किसी शख्स की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मगर किन हालात के तहत? बिल्कुल सीधी सी बात है, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं समझता हूँ उस वक़्त जब दौलत हासिल करने की सही में सब कुछ करने की तैयार हो। हाँ, ये वाकई बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा, शब्बा खैर डॉक्टर। शब्बा खैर मरसा। अकेले रह जाने पर मरसा सोचने लगा कि अब वो उस मकाम पर आ गया है जहाँ किसी की इज्जत या बेइज्जती से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर उसने डॉक्टर की तबीयत में और ख्यालात में हम आहंगी पाई कि वो इज्जत और बेइज्जती में मौका फ़र्क महसूस करता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद मरसों को इस बात का एहसास हुआ कि ये एक गैर इखलाकी मगर ज़रूरी है। उसने अपनी तबीयत से वो तलखी दूर कर ली जो किसी अच्छे शख्स के अंदर उस वक्त पैदा होती है जब वो अपनी तकदीर का रोना रोता है। गुर्बत का रोग एक लानत है, वो लानत जो किसी के लिए पैदाइश से शुरू होती है और मौत पर ख़त्म होती है। इस लानत को दूर भगाने के लिए दौलत हथियार काम करती है। नफ़रत की मुखालफत नफ़रत से नफ़रत करने से होती है। दूसरी शाम लड़कियां रुखसत हो गईं। जब वो बस में सवार हो रही थी तो कैथरीन ने समंदर की तरफ मुंह कर कर कहा, गुड बाय समंदर। न जाने उसने ऐसा क्यों कहा। बस के रवाना होते ही तीन मुस्कुराते चेहरे बस के पिछले शीशे से मरसा को देख रही थी। कुछ देर बाद वो पीली बस मरसा की नज़रों से दूर हो गई, जैसे सूरज की तेज सुनहरी रोशनी ने निगल लिया हो। मरसा सड़क पर अकेला खड़ा था, उदास जज्बात के साथ। अब आज वो सही मायनों में तन्हा था। आज पहली मर्तबा उसे तन्हाई की उदासी छाई हुई थी।
उसे ये तन्हाई कबूल करती थी। आज के बाद वो हर आने वाले दिन का खुद मुख्तार होगा। इस खुद मुख्तारी में एक तन्हाई और उदासी का अंसर मौजूद था। वापसी पर बजाय सीधे सड़क पर चलने के उसने खेत खलियान का रास्ता इख्तियार किया, जो जैतून के दरख्तों के झुंड और पहाड़ी टीलों से होता हुआ उसके घर को जाता था। रास्ते में उसने चंद जैतून के फल दरख्त से तोड़े। अल्जीरिया में ये बहार का मौसम था, खुशबू और मोहब्बत का मौसम। इस फल फूल रंग बू के मस्त कर देने वाले मौसम के बाद एक तवील सर्द मौसम आने को था, मगर वो उस शदीद मौसम के लिए तैयार था, बल्कि न जाने क्यों उसे इंतजार था। वो जिस रास्ते पर चला जा रहा था वहां से उसे समंदर दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वहां पहाड़ों के ऊपर सुर्खी माइल धुंध छाई हुई थी। अंधेरा छा रहा था, पहाड़ों से नीचे धूप छांव का खेल हो रहा था। मरसा इस धरती से अपने ताल्लुक की तलखी को महसूस कर रहा था। दुनिया पर शाम की उदासी छा रही थी। वो इन अनजाने रास्तों पर जिंदगी के आने वाले अनजाने रास्तों पर चलता रहेगा, जब तक कि उसे चलना होगा। कब तक चलना है? ये फ़ियल वक्त कबल अज़ वक्त था। अपने दिल की मासूमियत से मरसा ने हालात को कबूल किया हुआ था, आसमान और ज़मीन को कबूल किया हुआ था। बिल्कुल उसी जज्बे के तहत, उसी ख्वाहिश के तहत जिसके तहत उसने मासूम दिल के साथ ज़ैकरिया को कत्ल किया था।